हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स ऑफ 2 मार्क्स। जो भी हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं एग्जाम्स में, आज उनको हम देखेंगे। ये सारे पहले आ चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। बीकॉम के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, देखें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन रैंकती मुद्रास्फीति। इसका मतलब होता है कि जो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसी इन्फ्लेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत ही धीरे, जो रैंक के चलती है, यानी कि चीटी चलती है ना, जैसे अगर उससे अंदर से बाहर आना हो तो पूरा दिन लगा देगी, ऐसे ये भी चलती है कि एक साल में सिर्फ 10% बढ़ पाती है, इसलिए हम उसको क्रीपिंग बोलते हैं, रैंकती हुई बोलते हैं। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ओनली क्रीपिंग इन्फ्लेशन, तो आपको लिखना है इसमें मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि एक साल में लगभग 10%। आप कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का और अपने 2 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन द प्राइस लेवल persistently rises over a period of time at a mild rate. In this case, the price level increase very slowly over an extended period of time. बहुत ही स्लो से बढ़ता है। इस क्रीपिंग इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी? क्या ये जो हमारी रैंकती हुई मुद्रास्फीति होती है, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है, ये हमारे लिए अच्छी होती है, हमारी इकोनॉमी के लिए, या नहीं? While high inflation is generally considered harmful, some economists believe that a small amount of inflation can help drive economic growth. That means yes, ये हमारी हेल्प करती है, क्योंकि जो हाई इन्फ्लेशन होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। The opposite of inflation is a deflation, a situation where prices tend to decline. The Federal Reserve targets a 2% inflation rate based on the Consumer Price Index. When the rate of inflation slowly increase over time, for example, inflation rate rises from 2% to 3, 3 to 4, 4 to 5 a year, इसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं और ये हमारे लिए ठीक होती है। नेक्स्ट है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और आया भी हुआ है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है अति मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है, जब हमारी जो मुद्रास्फीति होती है तेज़ी से बढ़ती है, यानी एक साल में 30% से भी ज़्यादा। Hyperinflation is a term to describe rapid, excessive and out of control general price increase in an economy. आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने आप ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही लिए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करके जा सकते हो। आपके एग्जाम्स में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने के लिए आप बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो हमारी नई नई तकनीक्स होती हैं आ रही हैं, उनके कारण लोगों का बेरोज़गार चला जा रहा है। जैसे कि अगर कोई हर डेली नई नई मशीन्स आ रही हैं जिनसे काम बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम कम लगता है। जब वो मशीन्स फैक्ट्री वाले ले आएंगे तो लोगों का क्या होगा, लोगों की तो नौकरी चली जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी टेक्निकल की वजह से, यानी किसी मशीन की वजह से या किसी न्यू टेक्निक की वजह से लोगों की जॉब चली जाए या लोगों को जॉब ना मिले। अगर वो मशीन नहीं होगी तो उसकी जगह पे 10-12 लोग काम करेंगे, लेकिन एक बार में अगर कोई एक मशीन आ गई है तो वहाँ से 10-12 लोगों की छुट्टी हो जाएगी, तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया। तो ऐसी बेरोज़गारी जो हमें नवचारों से, तकनीकी से मिलती है, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। द टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड व्हेन द इंडिविजुअल लॉसेस देयर जॉब्स ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल advancement. Simply, the substitution of manpower with technology results in technological unemployment. Unemployment caused by technological changes or new methods of production in an industries or business. कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई न्यू मेथड आ गया या फिर कोई मशीन बन गई, जैसे रोबोटिक मशीन बनाई जा रही है, उससे फिर लोगों की जॉब छुट्टी हो जाएगी, सारे काम रोबोट कर देगा, कंपनी सेक्रेटरी की जगह ले लेगा। तो इन चीज़ों से क्या बहुत ही लॉस हो रहा है। जैसे पहले कंप्यूटर आ गए हैं, अब कंप्यूटर में नई नई टेक्निक्स आ रही हैं जहाँ से काम 2 मिनट में हो जाता है। तो धीरे धीरे लोग जो काम करते थे वो कंप्यूटर खुद करने लगा है, तो लोगों की छुट्टी होने लगी है, तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उनको निकाल दिया जा रहा है। हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, मैंने दोनों के लिए साथ साथ बनाया है, उन बच्चों के लिए भी यूज़फुल रहेगा जो एग्ज़ाम्स हिंदी में लिख के आते हैं, वो हिंदी वाले को पढ़ सकते हैं। नई तकनीकी और नवाचारों के कारण सीधे तौर पर नौकरी छूटना, यह एक प्रकार की संरचनात्मक बेरोजगारी है। इसलिए आपूर्ति या मांग में उतार चढ़ाव की जड़ की वजह यह बेरोजगारी कौशल अंतराल से प्रेरित है। नेक्स्ट है हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये तो आप सभी को भी आता होगा।
वैसे मैं बता रही हूँ। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इट इनकैट्स द रूल्स गवर्निंग ट्रेड बिटवीन कंट्रीज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि ये जो हमारे दो कंट्रीज़ के बीच या फिर टू और मोर कंट्रीज़ के बीच में जो भी ट्रेड होता है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं ये बनाता है और उनको कंट्रोल करता है, गवर्निंग करता है। जो भी हम गुड्स सेल करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं टू कंट्रीज़ के बीच, तो इस सारे काम को कौन देखता है? WTO देखता है। वही रूल बनाता है जो भी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं उनके, और ये उसका काम होता है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। यानी कि 1995 से पहले, WTO के आने से पहले गेट का यूज़ किया जाता था, लेकिन उसे बंद करके 1995 में हमने WTO का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। द WTO ऑपरेट्स द ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड रूल्स एंड हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज बिल्ड देयर ट्रेड कैपेसिटी। ये रूल करता है किसके? ट्रेड के, यानी व्यापार के नियम बनाता है, और ये हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्री की कि वो खुद को क्या कर सके? बिल्ड कर सके और अपनी ट्रेड कैपेसिटी को बढ़ा सके। इट आल्सो प्रोवाइड अ फोरम ऑफ इट्स मेंबर्स टू नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड टू रिजॉल्व द ट्रेड प्रॉब्लम्स द फेस विद ईच अदर। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है ट्रेड एग्रीमेंट्स में या फिर ट्रेड करने के लिए कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी, तो ये उनकी भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ये 16 मार्क्स में भी कई बार आ जाता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, encourages international trade and reduce poverty. The IMF primary purpose is to ensure the stability of the international monetary system, the system of exchange rate and international payments that enable countries and their citizens to transaction with each other. इसका मतलब है ये एक हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है, यानी कि आर्थिक स्थिति है, उसको स्टेबल करने में या फिर उसको आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है, और हमको ये इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्टेबल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन हमारा कब हुआ था? 1991 में हुआ था। मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था LPG, जिसकी वो कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल्स, टेक्नोलॉजी और कल्चर प्रैक्टिस ऑल ओवर द प्लानट। वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट प्रमोट्स एंड इंक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड पॉपुलेशन अराउंड द ग्लोब। इसका मेन मतलब था कि हम अदर कंट्रीज़ में क्या करें? बिजनेस बढ़ाएं, अदर कंट्री हमारे देश में आए, हमारी जो कंपनी है वो दूसरे देश में जाए, हमारे लोग दूसरी जगह जाए, वहाँ के लोग हमारी जगह आए। मेन काम इसका यही था कि ग्लोबलाइजेशन करना। इसलिए 1991 के बाद इंडिया के अंदर MNCs कंपनी का आगमन हुआ, शुरुआत हुई। इसका मेन मकसद यही था कि सारे लोग एक साथ मिलके काम करें, ग्लोबलाइजेशन हो, जो एक कंट्री के लोग वो दूसरी कंट्री के ट्रेड को जाने, उनके साथ हाथ मिलाएं, उनकी कंपनियों में काम करें, ये सारा इसका मेन काम थे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे डालती रहूँगी, आप अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।